नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अनुज गुप्ता हैं और साथ ही भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुनाफे की मंडी में सबसे अहम अपडेट यही है कि जो वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं, उसके बाद से जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वेनेजुएला का मामला तेल का नहीं, तेल के सिस्टम कंट्रोल का है। असली निशाना चीन और डॉलर विरोधी ऑयल ट्रेड पर आधारित है, क्योंकि डॉलर आधारित ऑयल सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश ही संकट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि वेनेजुएला ने चीन से निवेश लेकर युआन में क्रूड ट्रेड किया, यहीं से लड़ाई तेज हुई और यह लड़ाई बढ़कर करेंसी और पेमेंट सिस्टम की हो चुकी है। चीन हथियारों से नहीं, लॉन्ग टर्म डील और कर्ज के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि अलग अलग देशों में, अलग इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट करता है और वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका डायरेक्ट युद्ध की बजाय शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट नेटवर्क को तोड़कर कोशिश करता है कि अपने दबदबे को कायम रखे और डॉलर जो के लिए जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन का, उसको कैसे ब्रेक किया जाए, इस पर लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है। चीन और रूस अमेरिका से सीधे टकराने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। अमेरिका ने वापस से दिखा दिया है कि डॉलर से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है और ड्रग्स का मुद्दा सिर्फ बहाना है, असली मकसद है चीन को चेतावनी देना। खाड़ी और लैटिन अमेरिका के देश अब सिस्टम के खिलाफ सोचने से डरेंगे। सिस्टम जिसके हाथ में है वही तय करेगा कि आगे किसका प्रभुत्व यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा होगा। ऑयल और इसके प्राइस और पेमेंट इस कदम से डॉलर और भी मजबूत होती। तमाम ऐसे सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो वेनेजुएला इस जगह पे बैठा हुआ है कि वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई यूएस में तो नहीं हो सकती, क्योंकि सी रूट के जरिए होगी, जहाँ पे उनके कोस्टल गार्ड आसानी से पकड़ में आएंगे। क्योंकि आप अमेरिका का बॉर्डरिंग नेशन वो नहीं है, वो मैक्सिको होता, कनाडा होता तो इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन वेनेजुएला पे इस तरह के आरोप बिल्कुल निराधार है, ये पूरी दुनिया जानता है। उनका मकसद है पूरी तरह से वहाँ के ऑयल मार्केट पर कंट्रोल करना। चलिए हम चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी, आज सबसे पहले चांदी से शुरुआत करेंगे। चांदी को लेकर कई सारी खबरें हैं। एक तो ये है कि सप्लाई रिस्क भी है, क्योंकि ज्योग्राफिकली जिस लोकेशन पे वेनेजुएला है, पास में पेरू हो, चिली हो, वहां से भी कई सारे क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई होती है। दूसरा एक जियोपॉलिटिकल रिस्क। तीसरा हम सभी जानते हैं कि चीन पहले से ही रिफाइंड सिल्वर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा चुका है और 60 से 70% उत्पादन चीन में ही होता है रिफाइंड सिल्वर का। क्या लग रहा है इस डेवलपमेंट का चांदी के मार्केट पर क्या असर होगा? कितनी बड़ी तेजी आगे और आप देखते हैं, या मार्केट यहां से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा? आपकी राय क्या है चांदी पर सर? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो ओवरनाइट एक इशू क्रिएट हुआ है यूएस और वेनेजुएला के बीच में, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली प्रभुत्व वाली बात है। प्लस जो नेचुरल कमोडिटीज हैं उनको होल्ड करने की बात यहाँ पर आती हुई दिखी है, क्योंकि वेनेजुएला खाली क्रूड में नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ा भंडार नेचुरल गैस का भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार कोल का भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार गोल्ड का भी है और नेचुरल वाटर का भी बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नेचुरल थिंग्स को जो है होल्ड करने की बात है, अपना प्रभुत्व दिखाने वाली बात है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चाइना को भी इशारा है कि भाई आपने जो वेनेजुएला के साथ इन्वेस्टमेंट किया था उसको वहां पे देखकर जो नाराजगी है ट्रम्प साहब की, वो यहाँ पे क्लियर आती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में इंडिया के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई अगर उन्होंने रशिया के साथ डील रखी तो वहां पे वो दोबारा टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये अगेन एक थोड़ा सा थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का क्लियर जो है इंस्टांस है कि भाई अगर जो भी रशिया के साथ डील करेगा उसको कहीं ना कहीं थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और उसकी वजह से हमने देखा कि आज चांदी के भाव करीबन 3-3.5% इंक्रीज हो गए, गोल्ड के भाव करीबन $70 के आसपास इंक्रीज हो गए हैं। तो जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर ये देखिए, एक तो साल का स्टार्टिंग है और ऐसे में ये जो चीजें हुई हैं ये जनरली मुझे लगता है कि अभी पूरे साल आपको एक रोड मैप तैयार करती हुई दिखाई देंगी कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन आगे रोड ले सकती हैं। क्योंकि अगर नेचुरल कमोडिटीज को होल्ड करने वाली बात है तो वहां पर फिर रशिया यूक्रेन का जो इशू है वो भी वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। रशिया भी चाहेगा कि वो ऐसी इकोनॉमीज पर अपना दबदबा बना ले जहां पर नेचुरल कमोडिटी है। प्लस उसके साथ साथ चाइना भी यही चाहेगा
कि ऐसी इकोनॉमिक्स के ऊपर वो अपना दबदबा बना ले जो नेचुरल कमोडिटी से भरी हुई हैं, जैसे ताइवान के ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। तो ये एक देखिए सिग्नल है बाकी देशों के लिए भी, जिसके इससे एक बहुत अनसर्टेनिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में जो मोमेंटम है वो यहाँ पर अभी इंक्रीज रहेगा। तो दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर में करीबन 2,42,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 2,40,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 2,45,000 तक आ सकता है। और गोल्ड में करीबन 1,37,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,36,450 का स्टॉप लॉस लगाए, 1,37,800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। और चांदी पर दोनों पर ही खरीदारी की राय है। यहाँ पे फंडामेंटल्स भी बखूबी से आपको बता दिया अनुज जी ने। अगर गोल्ड की बात करें तो 1,37 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, एक एसएल लगाना है 1,37,450 का, और टारगेट्स 1,37,800 तक के सोने में मिलेंगे। वहीं सिल्वर पर भी खरीदारी की राय है। मार्च का वायदा 2,42,000 के लेवल पर खरीद के रखिए, 2,40,000 का एक एसएल लगाइए और टारगेट 2,45,000 तक के आपको यहाँ पर मिलेंगे। भूपेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ सोने चांदी में किस तरह की चाल आगे देखने को मिलेगी। ये जितना भी ओवर द वीकेंड इतने सारे कंसर्न्स यहाँ पर बढ़कर आए हैं कि किस तरह से आप इन सबको वॉच कर रहे हैं और आप क्या सुझाएंगे सोने और चांदी में रणनीति? जी नमस्कार। सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में जो जियोपॉलिटिकल इश्यू उभर कर आए हैं नया, इसके कारण जो फिएट करेंसी है वहां पर कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर देखने को मिलता है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर के भाव में अक्सर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बाजारों के ट्रेंड पॉजिटिव थे और उसमें ये जो खबर आई है उसने और प्लस में उसकी पोजीशन को बना दिया है। तो मुझे लगता है कि आगे भी इसमें पोजीशन पॉजिटिव साइड ही देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो मैं कहूंगा कि 2,35,000 के ऊपर जब तक चांदी ट्रेड कर रही है तब तक इसमें पोजिशनली तेजी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो कहूंगा कि 2,43,000 के आसपास या 2,42,000 के आसपास चांदी में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 2,41,000 के नीचे का लगाना चाहिए। अपसाइड में 2,44 2,45 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के बाजारों में गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी उसी के कारण गोल्ड में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, परंतु ऊपर में खरीदारी के बजाय गोल्ड में नीचे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,36,800 के आसपास खरीदारी करें, यहाँ पर 1,36,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 1,37,500 1,38 तक के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। जी, तो ये राय गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपकी तरफ से। एक बार स्क्रीन पर इनके कॉल्स भी दिखा दीजिएगा ताकि दर्शकों को दिक्कत ना हो स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल्स नोट करने में। तो ये दोनों कॉल्स है, तो कॉल्स भी बीच बीच में दिखाते रहिए हमारे एक्सपर्ट्स की, और ताकि टेक्निकल एक्सपर्ट है तो उनको पता लग जाए कि किन लेवल्स पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है। टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए बताए गए हैं। क्रूड को लेकर अनुज जी बताइए। क्रूड सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व उन्हीं के पास है, करीब करीब 18% की हिस्सेदारी है, लेकिन अभी जो ग्लोबल मार्केट में उनकी सप्लाई है सिर्फ 1% उनकी हिस्सेदारी है। क्या लग रहा है, यूएस के इन्वेस्टमेंट, यूएस के दखल के बाद वहां पे प्रोडक्शन रैंप अप होगा, उत्पादन तेजी से बढ़ेंगे और फिर वापस से वो ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट में और भी ज्यादा चिंता बनेगी और कच्चे तेल पे दबाव बरकरार रह सकता है। कच्चे तेल को लेकर आपकी राय क्या है अनुज जी? देखिए क्रूड में काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है। हमने पिछले कुछ दिनों में क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल पर आती हुई दिखी है। मुझे लगता है कि प्राइस थोड़े यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकते हैं क्योंकि जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड है, बट कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल की वजह से मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोअर लेवल पे मार्केट रिकवर हो सकता है। तो क्रूड में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 5150 के आसपास खरीदारी करें, 5100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5220 तक देखा जा सकता है। और अगर 5200 के आसपास जाए भाव तो वहां पे अगेन बिकवाली का ट्रेड बना सकते हो। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत रेंज में है, 5100 से लेकर 5200 के बीच मुझे लगता है कि क्रूड की मार्केट रह सकती है। वहीं अगर आप ब्रेंट की बात करेंगे तो ब्रेंट भी लग रहा है कि 58 से लेकर $60 के बीच मूव कर सकता है। इसी रेंज में प्राइस मूव हो सकते हैं। ज्यादा बड़ा मैं कोई मूवमेंट नहीं देख रहा हूं, बट हाँ कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वहां पर अनरेस्ट चल रहा है उसकी वजह से कुछ सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है और भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं।
एक और 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बायोन डिप्स की रणनीति फिलहाल 5150 के लेवल पर खरीदारी करना है। 5220 तक के टारगेट्स यहां पर मिलेंगे और एक एसएल लगाना होगा 5100 का। भूपेश जी, कच्चे तेल को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला और यूएस के साथ उनका टेंशन लगातार बढ़ रहा है। आप किस तरह से अब कच्चे तेल की चाल को देख रहे हैं यहाँ से आगे? ये अगर फंडामेंटल एंड पर देखा जाए तो वेनेजुएला के पास जो तेल है उसके कारण तेलों में आज कोई विशेष युद्ध होने के बावजूद भी तेलों में कोई विशेष उछाला देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे कारण रहेगा कि जो सप्लाई है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर किया है तो वो सारी सप्लाई अमेरिका ही लेने वाला है। तो इसीलिए तेल के भाव में कोई उछाल देखने को नहीं मिला। तो फंडामेंटल एंड पर मुझे लगता है कि तेल में सप्लाई जारी रहेगी। और वहीं टेक्निकल्स की बात करी जाए तो टेक्निकल्स में 5100 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष क्रूड में 20% की मंदी देखने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी जारी है। नीचे में अगर बात करें तो ओवरऑल पोजिशनली बाजार में 5000 के लेवल और इंटरनेशनल वायदा में $55 के आसपास के जो भाव हैं वहां पर एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। इंटरडे में मेरी बिकवाली की ही सलाह रहेगी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। 5200 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में लक्ष्य 5100 और 5060 के संभावित हो सकते हैं। पर आपने बिकवाली की राय सुझाई है कच्चे तेल को लेकर, लेकिन बेस मेटल्स पर भी एक बार राय ले लेते हैं। आज अच्छी तेज़ी बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है। चांदी के बाद जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो कॉपर है। अच्छी रैली हमने 2025 में भी देखी और आज देखिए करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी नज़र आ रही। 1305 के लेवल पर कॉपर का कारोबार हो रहा है। वहीं जिंक में भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी, एल्यूमिनियम में भी आधे % तक की तेज़ी नज़र आ रही है। अनुज जी, बेस मेटल्स के लिए कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज कहाँ राय बनाएंगे आप बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी इकोनॉमीज बेस मेटल को होल्ड कर रही हैं। चाहे चाइना हो, रशिया हो, चाहे इंडिया हो या यूएस हो, सभी इसको होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल मेटल्स की रेस में ये शामिल हुए हैं। और यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज हैं वो काफ़ी लोअर होती हुई दिखाई दी। अगर आप शंघाई एक्सचेंज में देखें या कॉमेक्स में देखेंगे तो क्रूड की इन्वेंट्री, सॉरी कॉपर की इन्वेंट्री, बाकी जिंक की, लेड की, एल्यूमिनियम की, सभी की इन्वेंट्री काफ़ी लोअर लेवल पर आ गई है। तो उसकी वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है बेस मेटल्स के लिए वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो करीबन कॉपर के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। कॉपर में करीबन 1295 के आसपास खरीदारी करें। 1285 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1312 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 307 में स्टॉप लॉस 304 का लगाएं। टारगेट 312 तक जिंक में देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक दोनों ही मुझे लगता है कि खरीदारी के तौर पे देखने को मिल सकता है। हालांकि एल्यूमिनियम के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और एल्यूमिनियम में भी आगे तेजी का ट्रेंड बन सकता है। ये बेस मेटल्स की आपकी राय है। जिंक भी आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 312 के लिए। कॉपर पर भी आप अपने राय रख दी है। भूपेश जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? जी, बेस मेटल्स में मुझे 303 रुपए के आसपास एल्युमिनियम के बाजार में खरीदारी करना समझ आता है, जो कि काफी सेफर साइड लगता है। यहाँ पर 301 का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड की बात करें तो 304 और 306 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर दोनों अदर मेटल्स की बात करें तो जिंक और कॉपर के बाजार दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है, परंतु कॉपर के बाजार में काफी बड़ा गैप अप देखने को मिला है। इसके कारण कॉपर में कोई भी खरीदारी की सलाह 1290 से 1295 के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी बाजार जिंक के बाजार में देखा जाए तो जिंक का बाजार उतना पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए जिंक में अभी साइडवेज रहने की सलाह रहेगी। बेस मेटल्स पर राय, लेकिन अनुज जी, आज नेचुरल गैस देखिए करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट एमसीएक्स पर दिख रही है और इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस पर भी क्या यूएस वेनेजुएला वाला फैक्टर काम कर रहा है और वेदर को लेकर भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं कि आगे जाकर थोड़ा सा मॉडरेट होता है, उसकी वजह से हम ये गिरावट देख रहे हैं या फिर एक मौका यहाँ पर बन रहा है नेचुरल गैस में?
वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज भावों में नरमी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेदर कंसर्न्स है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि जैन और फेब में के बाद जो है मौसम जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू वार्म होना चालू हो जाता है, तो डिमांड नेचुरल गैस की कम होने लगती है। और अभी हम देखें तो यहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। डिमांड कम है, इन्वेंट्रीज काफी बड़ी हुई है। मुझे लगता है कि अभी जो नेचुरल गैस में ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। डिमांड कंसर्न्स जो है वो सबसे ज्यादा है, डिमांड अभी उतनी नहीं देखने को मिल रही है। और आगे भी हमारा मानना है कि वेदर की सिचुएशन की वजह से डिमांड कमजोर रहेगी। तो फिलहाल नेचुरल गैस में अभी फिलहाल मंदी का ही ट्रेंड हमें लगता है कि आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। पर वेदर कंसर्न बना हुआ है और मंदी का ट्रेंड आगे भी देखा जा सकता है। भूपेश जी, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आप किस तरह से इसे वॉच कर रहे हैं? जी, नेचुरल गैस का ट्रेंड अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में काफी नेगेटिव हुआ है। मुझे यहाँ पर भी करंट भाव में बिकवाली की सलाह समझ आती है। करंट भाव में बिकवाली करनी चाहिए, 321 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और इसमें करंट भाव पर बिकवाली करें। नीचे में 306 और 301 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। नेचुरल गैस को लेकर ये राय यहाँ पर आपने दे दी है, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे नॉन एग्री से और कुछ एग्री की बातें और बजट की बातें भी कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीत संधू हैं, फाउंडर और एमडी है एवीपीएल इंटरनेशनल के, जो एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत संधू मैम, आपने वक्त निकाला है। मैम, ये ड्रोन को लेकर लगातार बजट में पिछले कुछ बजट से काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? एग्री ड्रोन को क्या एक कोर टूल का दर्जा मिलना चाहिए क्या एग्री में, क्योंकि काफ़ी इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम जानते हैं कि जो चाहे वो फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के लिए इस्तेमाल हो या फिर बेहतर मॉनिटरिंग हो पाती है, फसलों के कितना डैमेज हुआ है उसका बेहतर सटीक आकलन भी हम कर पाते हैं ड्रोन के जरिए। तो एक इसको एक ऐसे स्टेटस का मिलना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल बढ़े, इसका दायरा बढ़े। इस पर आपकी राय क्या बन रही है? फॉर दिस शो मेरा मानना यह है कि ड्रोन इंडस्ट्री को अगर हम एक ऐसे हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर में अभी भी ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ स्प्रे तक है। हमने अभी तक जो ड्रोन का इस्तेमाल देखा है वो क्रॉप स्प्रेइंग तक है। स्प्रे को अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी ड्रोन का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर में हेल्थ मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी होता है और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें कैमरास, काफी महंगे कैमरास लगते हैं। तो अभी राइट नाउ जो ड्रोन स्प्रे के लिए यूटिलाइज हो रहा है और फार्मर्स अवेयर हो रहे हैं, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए जो हमें जरूरत है इस टाइम पे वो ये है कि हमारे पास मैन पावर होना चाहिए जो ड्रोन इकोसिस्टम को हैंडल कर सके। हमारे पास सिर्फ ड्रोन पायलट्स की ही जरूरत नहीं है, हमें ड्रोन रिपेयर टेक्नीशियंस भी चाहिए, हमें ड्रोन असेंबली ऑपरेटर्स भी चाहिए। और ड्रोन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए उसमें एआई इंजीनियर्स लगते हैं। तो अगर मैं ड्रोन के पूरे इकोसिस्टम को हॉलिस्टिकली देखती हूँ तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि हमें मेक इन इंडिया कैसे कर सकें या मेड इन इंडिया ड्रोन को कैसे कर सकें और कंपोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो। तो बजट से हम यही उम्मीद करते हैं कि पीएलआई स्कीम है और वो प्रोडक्शन लिंक्ड है, असेंबली ऑफ ड्रोन्स के लिए है। अभी हमें पीएलआई 2.0 चाहिए जिसमें हम ड्रोन कंपोनेंट्स को फोकस कर सकें। अभी जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा जो वर्टिकल निकल के आना चाहिए वो ड्रोन एज अ सर्विस का आना चाहिए। अभी तक वो वर्टिकल कभी प्रमोट नहीं हुआ है। हमें पूरे इकोसिस्टम में ड्रोन एज अ सर्विस को बहुत पिकअप करने की जरूरत है और उसके ऊपर जो टैक्स और जीएसटी इंप्लीकेशंस है उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। अगर मैं और बात करूं तो ड्रोन के लिए एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि टाइम टू टाइम इट्स नॉट जस्ट दैट कि इंडिया ड्रोन असेंबल करे, इंडिया एक्चुअली ड्रोन के कंपोनेंट्स भी बनाए और ड्रोन्स को भी बनाए। तो मुझे लगता है कि अभी हमने सिर्फ एक स्टेप क्रॉस किया है जिसमें हम क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करना शुरू किए हैं ड्रोन के साथ, लेकिन हेल्थ मॉनिटरिंग और भी तरीके की जो डिजीज है क्रॉप के वो हम ड्रोन के साथ जो है कैप्चर कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, बहुत ज्यादा एआई की और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की जरूरत है, जिसके लिए हमें ये भी फोकस करना है कहीं ना कहीं स्किल में हम इस चीज को लेके आए, इन कोर्सेज को लेके आए आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या ड्रोन वास्तव में किसानों की लागत घटा रहे हैं या ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ही चंद किसान, बड़े किसानों तक ही सीमित है, मार्जिनल और छोटे किसान इससे काफी दूर है इस इंफ्रा से? देखिए, अगर एज अ कंपनी मैं ये बोलूं कि ड्रोन मैं फार्मर को बेच रही हूँ
तो वो गलत है। हमें ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं जो ड्रोन एज अ सर्विस फार्मर को दें। फार्मर, हिंदुस्तान का फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उसको ड्रोन से अगर सिर्फ सर्विस मिलती है और वो उसका रेंट पे करता है तब ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि किसान ड्रोन खरीद के और स्प्रे करे, 1 एकड़ का जो किसान ओनर है या 1.5 एकड़ या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसको हम बोलते हैं, हम अगर बोलें कि वो किसान ड्रोन खरीद के और फिर स्प्रे करे, फिर ये मॉडल गलत है। तो हमें ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं जो टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस, ड्रोन एज अ सर्विस किसान को दें। और डेफिनेटली इसकी लागत जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही कम हो जाएगी। एक मैनुअल लेबर को हायर करके जो वो किसान देता है स्प्रे करने के लिए, उतना ही ड्रोन और ड्रोन पायलट लेके जाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर वो स्प्रे ड्रोन से करवाता है तो उसको पानी की लागत कम लग रही है। और 2-3 साल के बाद क्या है कि स्प्रे का जो छिड़काव है वो सिर्फ पौधे पे आ रहा है, वो सॉइल पे नहीं जा रहा है, तो उसका सॉइल का जो हेल्थ है वो ठीक हो रहा है किसान का। तो किसान को ड्रोन से स्प्रे करवाना डेफिनेटली बहुत फायदेमंद है। इट्स जस्ट दैट हम ड्रोन किसान को ना बेचे जब तक हम आप ड्रोन एक छोटा जवाब मैम दे दीजिए, छोटा जवाब। आपको लग रहा है कि ट्रैक्टर जिस तरह से एक बड़ा गेम चेंजर हुआ था रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर में, उस तरह से ड्रोन में भी वो क्षमता है क्या कि ड्रोन मूवमेंट आने का, जिस तरह से ट्रैक्टर मूवमेंट आया था देश में? बिल्कुल, आप समझिए आज भी ट्रैक्टर ऑन रेंटल मॉडल ज्यादा चलता है। किसी एक के पास ट्रैक्टर है और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है वो ट्रैक्टर को रेंट पे लेके आता है। बहुत सारी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मशीनरी है जो महंगी है, लेकिन ऑन रेंटल बेसिस जब जाती है तो वो बहुत काम करती है। कंबाइन है वो बहुत काम करती है, और ड्रोन भी उसी तरीके से काम करेगा जब ऑन रेंटल मॉडल जाएगा और किसान जो है सिर्फ उसकी सर्विस लेगा। और एक चीज और, आप एक चीज को हमें समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के पास अगर सबसे बड़ा एसेट है तो वो उसकी जमीन है। और जमीन का एक एक इंच हमें मतलब डेटा की तरह रिकॉर्ड करना है ताकि हम उसको हम प्रॉपरली चर्न आउट कर सकें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो ड्रोन का इन्फ्यूजन होना एग्रीकल्चर में बिल्कुल तय है। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और ड्रोन की अहमियत बताई कि खेती किसानी में कितनी ज़्यादा अहमियत है, लेकिन ज़रूरत है इसके इंफ्रा को सपोर्ट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, गेहूं की बात कर लेते हैं, क्योंकि आईएमडी की नई चेतावनी आ गई है कि तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है जनवरी के महीने में। और इस बार फिर से चिंता है, क्योंकि इसी दौरान ग्रेन की फीलिंग होती है, यानी जो गेहूं के दाने होते हैं ना, इसी दौरान बड़े होते हैं या अपना पूरे साइज में लेता है। इस दौरान अगर तापमान बढ़ते हैं तो ईल्ड पर, पैदावार पर और बेहतर क्वालिटी पर असर होता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवनीत चितलांगिया हैं, प्रेसिडेंट है RFMFI की, यानी रूरल फ्लोरल मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, वक्त निकाला। सर, क्या लग रहा है, वाकई इस तरह की चिंता है क्या? आप लोगों के पास क्या अपडेट है और अब तक फसल की क्या स्थिति है गेहूं की? विश्व मोहन जी, आपका कहना सही है। आईएमडी ने एक चिंता जताई है कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर रह सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन ऐसा हमारे को प्रतीत नहीं होता है। पहली बात, उसका रीजन ये है कि आज जो हम सीड यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हीट टॉलरेंट वैरायटी सीड है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी सीड है। तो उस हिसाब से हमारे को नहीं लगता ऐसी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आनी चाहिए। और अगर हम पास्ट एग्जाम्पल भी देखें तो लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमारी सीड इतने अच्छी वैरायटी के थे कि हमारे को ऐसी तकलीफ नहीं आई और हमारे पास एक रोबस्ट क्रॉप लास्ट ईयर भी हुआ था। थर्ड, जो हम देख रहे हैं, जो एकरेज जिसपे आज हम 323 लाख हेक्टेयर्स पे सोइंग हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमारे को कहीं चिंता दिख नहीं रही है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के कंट्री के पास चिंता होगी इस साल। और चौथी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारे पास इस साल, क्योंकि बहुत रोबस्ट क्रॉप था जो पिछला साल गया, तो इसके कारण हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस वीट का या फूड ग्रेन का है वो बहुत अच्छे लेवल्स पे है। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारे को कोई चिंता इस साल नहीं है। चिंता नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में लगातार डिमांड बन रही थी कि अब समय आ गया कि एक्सपोर्ट को खोलने का। अब आपको लगता है कि एक्सपोर्ट खोलना चाहिए या अभी इंतजार कर लें? नहीं, मैं इसमें बताऊं, फिलहाल सरकार की कंसिडरेशन में चल रहा है और वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बहुत जल्द खुलने वाला है। उस पे सरकार का फैसला समर्थन आ चुका है कि वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए तुरंत
हमारे को परमिशन देना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो परमिशन आ जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वीट को लेकर के जो एक्सपोर्ट की बात चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस साल की क्रॉप आने के बाद में सरकार उसमें एक पॉजिटिव निर्णय ले सकती है। तो एक पॉजिटिव निर्णय की उम्मीद है। शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए कि हफ्ते भर में ही वो फैसला हो सकता है और व्हीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल सकती है, ऐसा इंडस्ट्री बॉडी को सरकार ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। वक्त कम है लेकिन आपने अपनी पूरी बात रख दी। चलिए फटाफट से एक राय ले लेते हैं मसालों पर और ग्वार पर। अनुज जी, वक्त कम है, छोटा जवाब दीजिएगा। आज सारे मसाले भी कमजोर हैं और ग्वार सीड ग्वारगम में भी मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या राय है? मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोअर लेवल पे आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, बट मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर आपको मसालों में, जिसमें अगर हम बात करें हल्दी और जीरा, दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम जीरे की बात करें तो करीबन 22,500 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें। 22,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 22,900 तक देखा जा सकता है। और टर्मरिक में भी करीबन 18,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 18,700 तक के टारगेट, 17,900 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो लोअर लेवल पे आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। कि लोअर लेवल पे खरीदारी दिख सकती है। जीरा में आपने कॉल भी दी है 22,900 के टारगेट के साथ। शुक्रिया अनुज जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। चल लौटते हैं, नमस्कार।